Hi, welcome to Teaching Learning with Shweta. So, I'm here with a new theory of intelligence. We are studying intelligence, we are discussing that, and this is the third part of my series of intelligence. So, we'll be discussing the Guilford's model of intellect today. That is also a very famous theory and is very simple, very short, very realistic and relatable theory. तो आज हम पढ़ेंगे जेपी गिलफोर्ड की स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट या मॉडल ऑफ इंटेलेक्ट थ्योरी, इसको दोनों नामों से जाना जाता है. सो जो जेपी गिलफोर्ड थे, he was actually researching on intelligence and creativity, and this was during the time of Second World War. So he was interested a lot into creativity, which is why he has worked extensively on creativity later. But his theory of intellect, the model of intellect that he gave, holds special importance even now. So he तो गिलफोर्ड जो थे वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी पर रिसर्च कर रहे थे, और उनका इंटरेस्ट क्रिएटिविटी पे भी था और उन्होंने बहुत सारा काम किया है क्रिएटिविटी पे. बट उनकी ये वाली जो थ्योरी है वो काफ़ी फेमस है और आज भी अप्लाई होती है. So Guilford said, he found out through his researches that there are a total of 150 mental abilities. तो उन्होंने ये कहा कि 150 मेंटल एबिलिटीज़ हैं. मेंटल एबिलिटीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये जब मेंटल काम करने वाली जो हमारी एबिलिटीज़ हैं वो इंटेलिजेंस के अंडर आती हैं. सो वी ऑलरेडी डिस्कस दैट अंडर आर डेफिनेशंस व्हाट वी मीन बाय इंटेलिजेंस एंड व्हाट मेंटल एबिलिटीज़ वी जनरली कीप अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस. ये हम पढ़ चुके हैं. तो ऐसे 150 एबिलिटीज़, अब इसमें बहुत तरह की एबिलिटीज़ उन्होंने पता करी थी. कैन बी अंडरस्टैंडिंग, परसीविंग, कैन बी एनी अंडरस्टैंडिंग एनी कंटेंट, और कैन बी सिंथेसाइजिंग, एनालाइजिंग. बहुत सारी चीज़ें मेंटल एबिलिटीज़ में उन्होंने बताई थी और टोटल 150 उन्होंने आइडेंटिफाई की थी. एंड ही ग्रुप्ड देम अंडर 3 कैटेगरीज. उन्होंने ये कहा था कि जितनी भी मेंटल एबिलिटीज़ हैं उन्होंने 150 पता करी थी. दीज एबिलिटीज़ कैन बी पुट अंडर 3 कैटेगरीज. मतलब 3 कैटेगरीज हैं या 3 तरह की चीज़ें ब्रॉडली हैं जिनके अंडर बहुत सारी चीज़ें आती हैं डिवाइड करने पे. वो 3 चीज़ें ही हैं जो इंटेलिजेंस से एसोसिएटेड है और उन्होंने कवर करने की बहुत सारी चीज़ों को कोशिश की थी. सो व्हाट इज हिज थ्योरी कॉल्ड? लेट्स study his theory, discuss his theory. His theory is called the Guilford's model, और structure भी लिखा है काफ़ी बुक्स में, of intellect. तो इन्होंने यहाँ पे intellect word यूज़ किया है इंटेलिजेंस की जगह. So he has said that there are 3 things: content, operation एंड प्रोडक्ट. तो उन्होंने कहा कि ये जो 3 चीज़ें हैं यही इंटेलिजेंस से रिलेट करती हैं. इनके अंडर इंडिविजुअली बहुत सारे फैक्टर्स फिर आते हैं या मेंटल एबिलिटीज़ आती हैं. तो क्या हैं ये चीज़ें? कंटेंट, ऑपरेशन, प्रोडक्ट. कंटेंट जो है उसको हम कह सकते हैं कि स्टिमुलाई या नॉलेज से रिलेटेड है. ये जो भी आ रहा है बाहर से, कुछ भी आ सकता है. कुछ देखने की चीज़ हो सकती है, कुछ सुनने की चीज़ हो सकती है, कुछ समझने की चीज़ हो सकती है, कुछ किसी का बिहेवियर हो सकता है. तो हमारे साथ लाइफ में कितना कुछ हो रहा है. जो भी चीज़ें बाहर से आ रही हैं वो होती हैं स्टिमुलाई. कुछ ऐसी होती हैं जिनको हम छू सकते हैं, कुछ ऐसी हैं जिनको हम देख सकते हैं, कुछ समझने वाली चीज़ें होती हैं. तो ये सारी जो और कुछ सिंबल्स भी होते हैं. तो ये सारी जो नॉलेज जो बाहर से आ रही है हम पर, हमारे लाइफ में, वो कंटेंट के नीचे आता है. So all that information, knowledge, all that stimuli that come to us from outside world, which we can see or which we can feel or which we can understand or draw meanings, something that is external and comes to us, that is the content. So content can be anything. It can be something auditory, something visual, something meaningful, some symbol, or any behavior of any person. So all that is coming from outside comes under content. After this content comes to us, we start acting upon that content. So this is related to our action. Our mind starts acting on all that comes from outside.
दैट इज द कंटेंट। सो जैसे कंटेंट आया, हमारा दिमाग उसको या तो सोचता है, समझता है, या परसीव करता है, या एनालाइज करता है। कोई प्रॉब्लम आई है तो उसका सोल्यूशन ढूंढता है, कुछ क्रिएट करना है तो उसके मटेरियल्स ढूंढता है। इस तरह से जब हम काम करना शुरू करते हैं, सो व्हेन आवर माइंड स्टार्ट्स एक्टिंग ऑन द कंटेंट दैट कम्स फ्रॉम आउटसाइड, दैट part is called the operations. So intelligence is basically related to all these three things. So first the content comes, it can be anything, and then our mind starts acting on that content, and that can be any way of acting. It can be just understanding it, can be just feeling it, can be just perceiving or drawing a meaning from it, or finding a solution to a problem. And after that, after these two things happen, after we have acted upon the stimuli, some conclusion is what we draw. एक एग्जाम्पल देती हूँ। आप एक कमरे में बैठे हैं और कोई आता है अंदर, तो वो क्या है? स्टिमुलाई। ऑडिटरी भी है, विजुअल भी है। उस इंसान ने आपसे बात की, आपके दिमाग ने उस कॉन्वर्सेशन को समझा, उसको सोचा, उसको इवैल्यूएट किया, जो भी आपके दिमाग को एक्शन करना था उस दिमाग ने उस पर ऑपरेट किया। उसके बाद जब वो चला गया तो आपने उसका एक ओपिनियन निकाला कि ये इंसान कितना ज़्यादा बदतमीज़ था, ये इंसान कितना अच्छा था। इस तरह का आप कुछ ओपिनियन बनाते हो। सो दैट इज़ कंक्लूजन। सो दैट इज़ अ प्रोडक्ट। तो जो भी हमारी लाइफ में आ रही हैं चीज़ें, उन पर हमारा दिमाग एक्ट करता है और फिर एक कंक्लूजन ड्रॉ करता है, जो किसी भी तरह से हो सकता है। वो किसी तरह का एक रिजल्ट हो सकता है, एक इम्प्लीकेशन हो सकता है, या फिर हो सकता है कि आप एक क्लास में गए हो, एक स्कूल में गए हो, वहाँ पे आप डिफरेंट क्लासेस में आप क्लासेस लेकर आए हो, तो वो सारे आपके स्टिमुलाई थे। वो सारे बच्चे जिनको आप पढ़ा रहे थे, वो पूरी प्रोसेस एक स्टिमुलाई जैसी थी। उसके बाद आपने उस बारे में सोचा, जो आपके एक्सपीरियंसेस हुए, और आपने ये कंक्लूड किया कि ये वाले जो क्लास के बच्चे थे ये बहुत अच्छे थे, ये बहुत डिसिप्लिन थे, और ये वाले क्लास के बच्चे थे ये डिसिप्लिन नहीं थे। आपने इस तरह की कैटेगरीज बनाई। तो जब आप किसी जो बाहर से आने वाली चीज़ है, चाहे वो कुछ बिहेवियर हो किसी का, या कुछ देखने की चीज़ हो या सुनने की चीज़ हो, उस पर आप जब एक्ट करते हो और कंक्लूड करके आप डिविजन्स बनाते हो या कैटेगरीज बनाते हो या ओपिनियंस फॉर्म करते हो, अच्छा बुरा डिसाइड करते हो, जजमेंट बनाते हो, तरह कुछ भी कर सकते हैं। बहुत तरह की चीज़ें प्रोडक्ट्स में आती हैं, तो वो हमारे प्रोडक्ट होते हैं। और इन तीनों चीज़ों को में इंटेलिजेंस इन्वॉल्व होती है। इसीलिए अगर हम इंटेलिजेंस की बात करेंगे तो ये तीन चीज़ें हम नहीं भूल सकते। सो whenever there is a stimuli coming from outside, our mind acts on them and forms a product which can be in the form of a relation or a class, or can be an opinion or a judgment. So these all three things, they form part of our mental abilities and are related to intelligence. So if we are talking about intelligence, we are actually talking about these three things that are strongly related to each other and are important components of intelligence. तो ये तो मैंने आपको बस समझाने के लिए लिखा था कि ये स्टिमुलाई है, ये एक्शन है और ये कंक्लूजन से रिलेटेड है, बट ये एक्चुअली नहीं दिए थे गिलफोर्ड ने। उन्होंने कौन से एबिलिटीज़ को स्पेसिफिकली इन तीनों के अंडर रखा था, वो अब हम डिस्कस करेंगे। सो दीज आई हैड जस्ट रिटन फॉर एक्सप्लेनेशन पर्पज। नाउ what actually Guilford had placed under these three categories, that I'll be discussing now. So under content, he had figural, audio and visual, then he had symbolic, then he had semantic, and the last behavioral. इसमें कुछ भी अपने मन से नहीं लिखना है, ये इनके ही दिए हुए हैं। इसके पहले जो मैंने लिखे थे वो मैंने अपने मन से लिखे थे समझाने के लिए, बट ये एक्चुअली उन्होंने दिए हुए हैं। तो क्या वो कह रहे हैं कि जो स्टिमुलाई आ रहा है बाहर से वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। इट कैन बी फिगरल दैट वी कैन, फिगर्स के फॉर्म में हो सकता है, दैट कैन बी समथिंग दैट वी कैन हियर, ऑडियो फिगरल, और कैन बी समथिंग वी कैन सी।
तो कोई इंसान भी आ रहा है या कोई आप मूवी देखने जा रहे हो तो वो ऑडियो विजुअल वो स्टिमुलस है, वो कंटेंट है, वो कंटेंट जो आपको मिला है बाहर से. सो एनीथिंग दैट यू कैन सी और यू कैन हियर इज कंटेंट, कैन बी अ मूवी, कैन बी अ बुक, और कैन बी एनीथिंग दैट यू come across as stimuli. That's the content. It can be symbolic also. This knowledge that is coming to you can be in the form of symbol also. As I had given the example of a traffic light. Red means stop. So एकदम से आपके सामने red light होती है तो आप रुक जाते हो. So that's also a kind of content. That's also kind of knowledge that and we also use a lot of symbols. अगर मैं किसी को ऐसे कर रही हूँ तो उसका मतलब I am just saying a hi. That's also a symbol. That's a symbol used in language. If I am putting up a flag, then that's also a symbol. That's a symbol of the country. So symbols are also knowledge. They are also forms of knowledge. Then semantic का मतलब होता है meaning. So कई बार हम ऐसी चीजें भी एक्सपीरियंस करते हैं जो एक क्लियरली लिखी नहीं होती हैं, बट हम उनका मतलब समझ जाते हैं. हम इनडायरेक्टली किसी को कुछ बोल रहे हैं और वो समझ गया क्योंकि वो मीनिंग से रिलेटेड है. कुछ लिखा हुआ है किसी लैंग्वेज में, उसका मीनिंग, उसको पढ़कर हम वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने लग गए क्योंकि वो हमारे लिए कंटेंट था जिसका मीनिंग जो था वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट था. अगर हमने एक चिट को फोल्ड करके उसमें कुछ लिख के एक बच्चे को दे दिया, उस बच्चे ने उस चिट को खोला और उस पर लिखा था रन, तो समझ गया, रन देखकर ही वो समझ गया कि ही और शी हैज टू रन, तो उसकी मीनिंग पे उसने एक्ट किया. सो कुछ ऐसी जो चीजें होती हैं जो कंटेंट आता है वो ऑडियो विजुअल और मीनिंगफुल भी होता है, सिंबॉलिक भी हो सकता है. सो दैट इज व्हाट ही मीन्स बाय सिमेंटिक कंटेंट हियर. And the content that is coming to us can often be behavioral also. कि somebody is showing disrespect to you, somebody is showing that person doesn't like you, तो वो उसके behavior में दिख रहा है. That is also content. That is also that on which your mind acts upon. So that's also knowledge coming from external world. So these are the kind of knowledge according to Guilford that comes from external world. So he has put them under content. नेक्स्ट ऑपरेशंस में पहले बता चुकी हूँ. दिस इज समथिंग दैट अ ब्रेन डज, अ माइंड डज. सो कॉग्निशन, ही हैज पुट मेमोरी इन इट, देन ही हैज पुट कन्वर्जेंट प्रोडक्शन, डाइवर्जेंट प्रोडक्शन, transformation and evaluation. तो ये इन्होंने स्पेसिफिकली ये वाली चीज़ों को ऑपरेशंस के अंडर रखा था कि जब दुनिया से कुछ स्टिमुलस आ रहा है तो ये काम एक्ट करने वाले होते हैं, तो उसको या तो हम समझते हैं. कॉग्निशन मीन्स वी आर आइदर, कॉग्निशन में बहुत सारी चीजें आती हैं, ऑल दोज एबिलिटीज, ऑल दोज कॉन्सेप्ट्स दैट वी हैव स्टडीड अंडर कॉग्निशन, इट कम्स अंडर दैट. कॉग्निशन इज रिलेटेड टू माइंड. सो नॉलेज, सो अंडरस्टैंडिंग, डिफरेंशिएटिंग, recognizing, all that comes under cognition. So whenever you get some content from the outside world, you begin to perceive it, understand it, or recall it, or you kind of relate it, or you do all these cognitive processes on that. तो जब भी कोई बाहर से चीज़ आती है, कोई नॉलेज आती है, तो हम कॉग्निटिव प्रोसेसेस को स्टार्ट करते हैं. तो ऑपरेशंस में सबसे पहले उन्होंने कॉग्निशन को रखा है. कई चीज़ों को हम याद भी रखते हैं, किसका बर्थडे कब है, किसने किस दिन क्या किया था, ऑल दैट जो भी कंटेंट है उसको हम याद भी करते हैं. कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट प्रोडक्शन, हम डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट थिंकिंग में भी इंगेज करते हैं जब हमारे सामने बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं. सो वी इंगेज एज ह्यूमंस, वी इंगेज इन कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट प्रोडक्शन. कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट प्रोडक्शन इज रिलेटेड टू थिंकिंग. So I'll give you an example of convergent. Convergent production or convergent thinking means that you, for a problem, you are trying to find the best possible solution. जो एक प्रॉब्लम है उसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं, उसमें से बेस्ट ऑप्शन जब आप चूज करते हो तो इसका मतलब आप कन्वर्जेंट हो रहे हो. सो
when you are choosing the best option out of so many options, then that is convergent thinking. But when to this problem you are suggesting many solutions, that is divergent thinking. Let me give you an example. If I want my students to decorate the classroom, so I give them many materials and then I ask them कि सबसे अच्छा जो लगेगा वो क्लास में आप लगाओ, तो इसका मतलब वो कन्वर्जेंट थिंकिंग करके सबसे सुंदर जो लगेगा, सबसे ज़्यादा मैच करेगा बैकग्राउंड से, कलर से, थीम से, उसको वो लगाएंगे, दैट इज़ कन्वर्जेंट। लेकिन मैं उनको ढेर सारे मटेरियल्स दे दूं और बोलूं जितनी मर्जी जितने तरीके से आप सजा सकते हो उतने तरीकों से आप सजाओ, तो कोई फ्लावर से सजाएगा, कोई उसको कागज से सजाएगा, कोई उसको ड्रॉ करेगा, पेंट करेगा, सो दैट इज डाइवर्जेंट थिंकिंग, दैट इज डाइवर्जेंट प्रोडक्शन। तो जब हमारे पास कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, स्टिमुलाई आती हैं, सिचुएशन आती हैं, तो हम दिमाग यूज करते हैं, उसको याद भी कर सकते हैं, उस सिचुएशन में बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन भी निकालते हैं, या उस प्रॉब्लम में ढेर सारे ऑप्शंस चूज करने की और ढेर सारे सोल्यूशंस चूज करने की कोशिश करते हैं। आगे वाले भी हम पढ़ेंगे। सो व्हाट आई वांटेड टू से दैट व्हेन वी आर थिंकिंग ऑफ various solutions to one problem, then that is divergent production, and when we choose the best out of many solutions, that is convergent production. The other operations that he had discussed were transformation and evaluation. Transformation, कई बार हमारे सामने बहुत सारी जब knowledge आती है तो हमारी जो existing knowledge है वो change हो जाती है. A lot of times, a lot of things happen in our life that lead to change in our beliefs, that leads to change in our thought processes, that leads to change in our skills. So all these is also operation. We are acting upon the knowledge which is coming to change something. That is transformation. So we are changing also, that is also an operation that we are doing and requires intelligence. And we are also evaluate all that content that comes to us. अच्छा है, बुरा है, it is good or it is bad or it is not useful, it is practical, it is not practical, all that when we judge the things that are coming to us. किसी का behavior है, किसी ने आपके सामने कुछ बिहेवियर किया, वो कंटेंट है, उसको आपने इवैल्यूएट किया और डिसाइड किया कि अच्छा है कि नहीं है, वो हो जाएगा आपका इवैल्यूएशन। सो कंटेंट एंड ऑपरेशन में ये चीज़ें रखी हैं। तो कुछ भी अगर आ रहा है ऑडियो विजुअल सिंबॉलिक मीनिंग से रिलेटेड या किसी का बिहेवियर, उसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसको याद कर सकते हैं। अगर वो किसी प्रॉब्लम के फॉर्म में है तो उसके सोल्यूशंस, एक बेस्ट सोल्यूशन निकाल सकते हैं कन्वर्जेंट प्रोडक्शन, या फिर उसके बहुत सारे सोल्यूशंस निकाल सकते हैं डाइवर्जेंट प्रोडक्शन। उससे हम अपनी बिलीव्स को, थॉट प्रोसेस, वैल्यूज, इनको चेंज कर सकते हैं, ओपिनियंस को चेंज कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, या हम उससे कोई जजमेंट निकाल सकते हैं, यूजफुल, नॉट यूजफुल, दैट। सो यहाँ पे हमने एक्शन किया है। सो ये हमारा हो गया स्टिमुलाई, ये हमारा हो गया एक्शन। और अब इन दोनों के बाद क्या रिजल्ट आया, हम कंक्लूड भी तो करते हैं, हम इतनी सारी चीज़ें जो कर रहे हैं उसके बाद कुछ उसका रिजल्ट भी तो होगा, दैट कम्स अंडर प्रोडक्ट। एंड प्रोडक्ट में हमारे आते हैं यूनिट्स, क्लासेस, प्लीज फॉलो द ऑर्डर, रिलेशंस, सिस्टम्स, एंड वेरी इंपॉर्टेंट द लास्ट वन, इम्प्लीकेशंस। तो यूनिट्स और क्लासेस को एक साथ डिस्कस करती हूँ। तो हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हम एनिमल्स को देख रहे हैं, बहुत सारे एनिमल्स को स्टडी कर रहे हैं, रेप्टाइल्स को भी देख रहे हैं, बर्ड्स को भी देख रहे हैं। ये सब क्या हैं? ये इंडिविजुअल्स हैं, ये ऑर्गेनिजम्स हैं। सो ऑर्गेनिज्म इज अ यूनिट। सो बच्चे को हमने बहुत तरह के एनिमल्स दिखाए और ये बच्चे ने कंक्लूड किया, बच्चे ने उसको याद किया, समझा, तरह तरह की चीज़ें की, ऑपरेशंस। हमने बच्चे को एनिमल्स दिखाए, ऑडियो विजुअल सिंबल्स, किसी भी फॉर्म में बहुत सारे एनिमल्स दिखाए और बच्चे ने उसको सोचा, या तो उसने सोचा, कॉग्निशन, या याद किया। ये सब करने के बाद उसको ये समझ में आया कि यूनिट, एक ऑर्गेनिज्म एक यूनिट है, लेकिन मैमल्स एक कैटेगरी है, रिप्टाइल्स एक अलग कैटेगरी है, बट हैं सारे ऑर्गेनिजम्स। तो उसने यूनिट भी समझ ली जो कि एक ऑर्गेनिज्म है, और क्लास भी समझ लिया जो कि एक फाइलम है। सपोज I'll take another example. You showed several substances to a student, a chemistry student.
So all these were elements shown to the students of chemistry, suppose. So the student understood that all these are single units and these are elements, but some of them have certain similar properties, so they can be put under one category or one class, metal, and some can be put under another category or class which is non-metal. So this is how they formed classes. So जब आपने कंटेंट दिया, बहुत सारे एलिमेंट्स, बहुत सारे सब्सटेंसेस दिखाए, वो हो गया हमारा कंटेंट. उस कंटेंट को जब बच्चे ने समझा, याद किया, सोचा, तब उसने ये देखा कि उसको हमने ये सिखा दिया कि एलिमेंट्स आर यूनिट्स बट दे कैन बी पुट अंडर क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, एंड दे आर these so elements can be put under classes of metals, non-metals. Just example that I'm giving you, but they have relationships with each other. जब अगर हम किसी एक यूनिट को लेंगे, उसकी क्लासेस बनाएंगे, उनमें क्या रिलेशनशिप्स हैं, उनकी केमिकल इक्वेशंस क्या हैं, एक किसी और से कंबाइन करके क्या फॉर्म करता है, इस तरह की चीज़ें, कौन किससे ज़्यादा है, किसकी लेजर ज़्यादा है, किसकी रिएक्टिव किसकी इग्निशन टेम्परेचर हाई है, बॉइलिंग टेम्परेचर हाई है, ये सारी चीज़ें किससे ज़्यादा है, किससे कम है, ये सब हो जाएंगे हमारे रिलेशंस. तो हम ये सारे प्रोडक्ट्स हैं, ये कंक्लूजन है. ये कब आता है? ऑल दीज कंक्लूजन्स कम व्हेन द इंफॉर्मेशन दैट वी गेट इज एक्टेड अपॉन बाय ब्रेन थ्रू दीज प्रोसेसेस, एंड देन वी बिगिन टू फॉर्म यूनिट्स, putting those units under categories according to their similarities and dissimilarities known as classes, and understanding the relationships between those classes. One can be greater than the other can be lesser than the other, and all those relationships we start understanding. So units, classes, relations are products of this on this. Also we form a system. So I had given an example of element. An element is a unit, and they can be divided into metals, non-metals, which is a class. They have relationships of equations between them, that can be relations. But if you look at the entire periodic table, पूरा periodic table जो है वो एक system है. जब उन सारी चीज़ों को हम organize करके लिखते हैं, हायरार्की में लिख रहे हैं किसी, या पूरा उसका सिस्टम बना रहे हैं, तो वो हो जाएगा सिस्टम. तो ये भी एक प्रोडक्ट है. ये सारी चीज़ें कैसे आ रही हैं? ये इन दोनों के बाद ही आ रही हैं. So all that information we get from outside, we act on that information and we end up forming units, classes, their relationships and sometimes whole system. तो एक individual, एक employee, एक organization में एक unit है, और वो हो सकता है कि वो टीचिंग स्टाफ हो, नॉन टीचिंग स्टाफ हो, तो ये क्लासेस हो जाएंगे. एक टीचिंग स्टाफ के अंडर हो सकता है कुछ असिस्टेंट्स हो, ये रिलेशनशिप हो सकता है. सो देयर कैन बी रिलेशंस. बट ये पूरा ऑर्गेनाइजेशनल, इसको अगर मैं एक चार्ट में लिखूं, इफ आई मेक एंटायर चार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन विच आई पुट ऑल एम्प्लॉयज एंड आई डिस्क्राइब ऑल द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस एम्प्लॉयज एंड द टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, आई मेक अ होल चार्ट, देन दैट बिकम्स अ सिस्टम. So all these units, classes, relations and systems that I have formed, I have been able to form that only after doing these things, either understanding or memorizing or looking at them, analyzing and doing all these things, or evaluating, and then I have come into conclusion of these things. Last जो है वो है implications. Implication भी एक प्रोडक्ट है. Implication भी तब बनता है जब कोई इनमें से कोई चीज़ स्टिमुलाई हमारे पास आती है और उस पर हम सोचते हैं. इम्प्लीकेशन आता है इस चीज़ से, इवैल्यूएशन. जब चीज़ों को हम जज करते हैं, हम उनको समझ तो रहे ही हैं, कॉग्निशन भी हो रहा है, मेमोरी भी हो सकता है हो रही हो, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकता है हो रहा हो, बट जब हम इवैल्यूएट करते हैं तब हम एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि ये चीज़ हमारे लिए अच्छी नहीं है, ये चीज़ को हम इस तरह से कर सकते हैं, ये स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल हो सकता है, ये मेरे लिए बेनिफिशियल नहीं है, ये मेरे बच्चों के लिए बेनिफिशियल. इस तरह का जब हम कुछ जजमेंट निकालते हैं, इम्प्लीकेशन निकालते हैं, उनको यूज़ करते हैं, ये जो एक्सपीरियंसेस हुए हैं हमारे साथ, दैट इज़ वॉट Guilford means by implications. So he is saying that on the basis of all the information that we get,
which may be figural, which may be symbolic, which may be somebody's behavior, which may be some message that somebody, semantic, मतलब कुछ some meaning that someone wants to convey. When all these things come to us in our life, we act upon them. We either understand them, क्योंकि understanding perception सब cognition में आता है, or we memorize them, or we try to form convergent production, that is we try to get the best solution or best fit for that situation, or we try to find many solutions to that situation or a problem. We alter our thought processes, or we make judgments, that is evaluation. So this is what our mind does, and as a result of all these things, we end up making or identifying units, or making classes or categories, or forming relations between them, or forming an entire system. तो मेरे दिमाग में पूरा सिस्टम भी बन सकता है, एंड ऑल्सो समटाइम्स फॉर्मिंग एन ओपिनियन और इम्प्लाइंग कि हम कहीं पे गए, वहाँ पे हमारे एक्सपीरियंसेस हुए, लोगों के बिहेवियर से रिलेटेड या कुछ मीनिंग या सिंबल से रिलेटेड कुछ मेरे एक्सपीरियंसेस हुए जिनको मैंने सोचा समझा, और ऐसा ओपिनियन बना के पूरा एक सिस्टम ही मैंने बना लिया कि ये एक इम्प्लीकेशन ही बना ली कि इस जगह पे मत जाओ, कोई मत जाओ क्योंकि वहाँ के लोग बहुत खराब हैं. तो ये एक इम्प्लीकेशन बनाया या एक जजमेंट मैंने बनाया, या वहाँ पे आप ज़रूर जाइए, वो लोग बहुत अच्छा पढ़ाते हैं या बहुत अच्छा काम करते हैं, दिस ऑर्गेनाइजेशन इज़ वेरी गुड. सो ऑन आवर एक्सपीरियंसेस वी आर एक्टिंग अपॉन एंड देन फॉर्मिंग evaluations, then forming implications or judgments. So all these are products. ये 3 चीज़ें ही गिलफोर्ड ने अपनी थ्योरी में डिस्कस की थी. So what are the educational implications of this theory? Why we study this in education? Because as teachers, when we are talking about intelligence of course cannot be ignored, because there is academic achievement, there is performance, all these things that we discuss as teachers, we discuss in education. So we have to remember that these 3 things from Guilford's theory we can derive. Again, I am trying to draw an implication. ये product हम निकाल रहे हैं after this content, this theory was presented to you as content. To me it was presented as content. Meaning भी था इसमें, और जब मैंने इसको पढ़ा था तो ऑडियो तो विजुअल भी था, जब मैं ये बोल रही हूँ तो ये ऑडियो भी है. उसके बाद आपने इसको सुना, आप याद करने की कोशिश करोगे, और उसके बाद आप, हो सकता है आपको कुछ पहले से पता हो, वो हो सकता है ट्रांसफॉर्म हो गया इस थ्योरी के बारे में, एंड देन यू विल कम टू यू विल स्टार्ट इवैल्यूएटिंग दिस वीडियो ऑल्सो कि ये थ्योरी अच्छी है कि नहीं, अच्छा पढ़ा है कि नहीं. तो ये आप ऑपरेशंस करोगे, एंड उसके बाद आप इसको इम्प्लाई करोगे कि कैसे एजुकेशन में हम इसको यूज़ करेंगे. तो यहाँ भी ये 3 चीज़ें हुई हैं, इस वीडियो लेक्चर में भी, इस थ्योरी को पढ़ाने में भी ये तीनों चीज़ें हो रही हैं. सो जस्ट ट्राइंग टू कनेक्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल. तो क्या इम्प्लीकेशंस है एजुकेशन में कि जो भी कंटेंट हम दे रहे हैं बच्चों को, वो इतने टाइप को कवर करना चाहिए तो वो अच्छा होगा. द कंटेंट कैन बी विजुअल, कैन बी ऑडिटरी, कैन बी इन द फॉर्म ऑफ मीनिंग, कैन बी इन द फॉर्म ऑफ सिंबल, और कैन ऑल्सो बी बिहेवियर. एज ए टीचर हमारा बिहेवियर भी कुछ मैसेज देता है बच्चों को, कुछ नॉलेज, कुछ स्टिमुलाई उसमें भी होता है. उस कंटेंट पर students, all that content that we give to the students can be in the form of audio, visual, can be in the form of meaning, or can also be our own behavior, our gestures, our non-verbal behavior. That is also how we talk to them, how we interact with them. That also is content to them. So all that you are teaching them through books is not just the content. You are also giving them a lot of content through your behavior. How you dress up as a teacher, how you behave, how you talk, how you use the board for your writing. All that comes under behavior, and that's also content. So be careful of all that content you are providing to the students. Then these are the mental processes, according to Guilford, that the students are undergoing when you are presenting content to them. जब आप ये सारा content दे रहे हो तो students ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो आपको ये facilitate करना है, आपको वो situations देनी है. जैसे मैंने एक example दिया था, classroom को decorate करो, या क्या सबसे अच्छा तरीका है क्लास को डेकोरेट करने का, तो आपने कन्वर्जेंट प्रोडक्शन को इनकरेज किया. उसी तरह से आप किसी एक समस्या को क्लास में, सपोज बहुत कूड़ा फैला हुआ है तो डस्टबिन बनाते हैं, चलो आज तो जितने भी स्क्रैप आइटम्स हैं उन सबको यूज़ करके हम एक डस्टबिन बनाएंगे. तो इस तरह से आप उनको सिचुएशंस की, या फिर डस्टबिन बनाने के तरह तरह के तरीके ढूंढो, बहुत तरह से बनाओ डस्टबिन, ये आपने डाइवर्जेंट प्रोडक्शन. तो आप यू हैव टू एनकरेज डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट प्रोडक्शन, गिव देम सिचुएशंस, गिव देम प्रॉब्लम्स, एंड encourage them to come up with solutions to problems.
many solutions to one problem and the best solution to a problem. In this way you will be encouraging convergent and divergent production, because all these things are related to intelligence. And you can also alter their thought processes. अब ये carefully करना है आपको, अपनी biases नहीं डालनी है, but you have to keep on motivating them to have some critical thinking. So थोड़ा बहुत अगर उनकी गलत थिंकिंग है या कुछ प्रॉब्लमेटिक थिंकिंग है, यू हैव टू अगर कोई इनडिसिप्लिन है तो यू कैन ऑल्सो थ्रू दिस एंड दिस इनकरेज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दोज रिजिड और undesirable thought processes, and also inculcate the ability to evaluate situations को biased नहीं बल्कि unbiased way में, intelligent way में evaluate करने की आपको capability उनसे encourage करनी है कि हर सिचुएशन को सोचो समझो और रिफ्लेक्ट करो उस पर और निकालो आपके लिए कितना यूजफुल है. तो दैट ऑल्सो इज अ फैक्टर दैट गिलफोर्ड कीप्स अंडर इंटेलिजेंस. सो दैट ऑल्सो एज अ टीचर यू कैन गिव देम सिचुएशंस वेयर दे कैन यूज देयर अंडरस्टैंडिंग. यू ऑल्सो हैव टू गिव देम थिंग्स समटाइम्स टू मेमोराइज. अगर डेट्स हैं या कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स हैं वो याद होने ही चाहिए. तो ऐसा नहीं है कि मेमोरी इज एवरीथिंग, बट मेमोरी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. आपको सिचुएशंस देनी है कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट थिंकिंग के लिए. आपको ट्रांसफॉर्मेशंस करने हैं जहाँ पे अनडिज़ायरेबल बिहेवियर है अनबायस्ड वे में, और एवैल्यूएट करने की जो कैपेबिलिटी है वो आपको इनकरेज करनी है कि वो अच्छे जजमेंट्स पर, सही जजमेंट्स पर पहुँचें. और जो वो यूनिट्स, क्लासेस, रिलेशनशिप्स बना रहे हैं, क्लासेस, कैटेगरीज अगर वो बना रहे हैं, सिस्टम्स बना रहे हैं और इम्प्लीकेशंस ड्रॉ कर रहे हैं, उसको अपनी लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, या फिर कुछ एक जजमेंट बना रहे हैं, दैट ऑल्सो कम्स is also related to intelligence. वो सारी चीज़ें भी इंटेलिजेंस से रिलेटेड है. सो एज अ टीचर यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट हाउ दीज प्रोडक्ट्स आर फॉर्मिंग इन अमंगस्ट योर स्टूडेंट्स. तो ये एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस हम निकाल सकते हैं गिलफोर्ड्स मॉडल ऑफ इंटेलेक्ट से. तो अगले वीडियो लेक्चर में हम एक दूसरी थ्योरी पढ़ेंगे. इंटेलिजेंस की पूरी सीरीज मैं बनाऊंगी एंड यू हैव टू फॉलो द सीक्वेंस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. एंड मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर करिए. सो थैंक यू. लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर. बाय.